राकेश जी, ये जो प्रतिक्रिया आई हुई है, ये इस प्रतिक्रिया को आप किस नजर से देखते हो और आपको क्या लगता है कि ये प्रतिक्रिया जो है वो किसी तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कुछ असर डालेगा? देखिए, जब केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे तो विदेशी समाचार पत्रों में इसका बहुत व्यापक उसका कवरिंग आई थी। बहुत विश्व के बड़े शहरों के जो बड़े समाचार पत्र हैं उसने इसको कवर किया था अपने अपने तरीके से। तो जाहिर है कि केजरीवाल विश्व में नोन फिगर है, भारत के प्रमुख अपोजिशन लीडर में माने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यही कारण है कि उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे विश्व में चली। तो वो तो एक पहला स्टेज था जिससे हमें ये पता चला कि दुनिया में इस खबर फैल चुकी है। लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं पहले न्यूज़पेपर्स ने दी। अब क्या हो रहा है कि जो सामान्यतः विकसित देशों में ऐसी परंपरा है कि एक रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग होती है, सरकार कम्युनिकेट करती है प्रेस के थ्रू अपनी जनता से। भारत में अभी ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत जगह एक रेगुलर रूटीन ब्रीफिंग भी होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से जर्मनी में हमने देखा कि उनके भी जो फॉरेन डिपार्टमेंट की अपनी एक ब्रीफिंग होती है, उस ब्रीफिंग के दौरान ये सवाल उठाए गए जिसका उन्होंने जवाब, एक संतुलित जवाब उन्होंने दे दिया। ठीक उसी तरह से जो इनकी रूटीन ब्रीफिंग होती है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, उसमें ये सवाल उठाया गया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में। उसके बारे में एक जवाब, जो एक डिप्लोमेटिक रिप्लाई जिसको आप बोलते हैं, जो वो स्टैंडर्ड रिप्लाई भी कह सकते हैं, वो स्टैंडर्ड रिप्लाई उन्होंने दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे मामले में कोई नहीं बोले, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमारे अपने डोमेस्टिक इश्यूज हो सकते हैं जिस पर बाहरी प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो डोमेस्टिक इश्यूज हैं क्या, हमें भी परिभाषित करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या डोमेस्टिक इश्यूज हैं और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी होता है। देखिए जैसे प्रेस फ्रीडम है या वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी है, या किस तरह से अपने आप अपोजिशन को ट्रीट करते हैं, अपने माइनॉरिटी को ट्रीट करते हैं, किस तरह से आपके यहाँ लोग आपस में मिलते हैं और उस स्टेट का कितना कंट्रोल उस पर है, जुडिशरी कितना निष्पक्ष है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनली डिस्कस होती हैं। और जब आप एक बड़ी कंट्री हैं और आपका इतना बड़ा पॉपुलेशन है और एक बड़ी डेमोक्रेसी आप हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आप पर नज़र होगी। ऐसे ही नहीं आप चाहेंगे कि ये विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाए और दुनिया हमारी तरफ देखे नहीं, दुनिया आपकी तरफ देखेगी। कुछ मामले हैं जो देखी जाएंगी। इसलिए भी है कि भारत कोई अकेला एक आइसोलेटेड देश नहीं है। बहुत देशों के बारे में ही बात है, कोई आइसोलेटेड नहीं है, हर कोई कहीं न कहीं नियमों से बंधा है। हम भी यूनाइटेड नेशन चार्टर से बंधे हुए हैं, ह्यूमन राइट्स चार्टर से बंधे हुए हैं। उस चार्टर में जो बेसिक जो राइट्स हैं, उस राइट्स के बारे में जब भी कहीं भी कुछ चीज़ होगी हमारे देश में जो कहीं से रिमोटली भी ह्यूमन राइट्स को या इंडिविजुअल राइट्स को इफेक्ट करेगा, उस पर चर्चा होगी। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा आशुतोष जी, जैसे आपने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ, हाँ ठीक है, मैंने JNU में इंटरनेशनल रिलेशन में MA किया हुआ है, अमेरिकन स्टडीज में MPhil किया है, तो शायद मैं इस पर कुछ बात कर सकूं। जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका में जो इंडिविजुअल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो भारत के फंडामेंटल राइट्स से डिफरेंट है। फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक राइट देती है, वो आपके लिए फंडामेंटल राइट है। एक लीगल राइट होता है जो जुडिशरी से आता है, स्टैट्यूट से आता है। दीज आर लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। भारत में लोगों को फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, लीगल राइट्स है। भारत में इंडिविजुअल राइट्स नहीं है। इंडिविजुअल राइट्स जो है जिसकी परिभाषा UN चार्टर में दी गई है वो इनहेरेंट ह्यूमन बीइंग में है। हर जीवित ह्यूमन बीइंग में इंडिविजुअल राइट्स है। तो अमेरिका में जब बात होती है तो इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है। और इंडिविजुअल राइट्स का मतलब ये भी है कि कुछ चीजें जो है स्टेट के पास है, स्टेट आपको उसको रिकॉग्नाइज करती है। जहां वहां बिल ऑफ राइट्स जो थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां स्टेट कुछ राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है। जो रेजिडुअल राइट्स है वो भी इंडिविजुअल के पास रहता है। वो जो लॉक्स की थ्योरी है इंडिविजुअल राइट्स की, इंडिया में बेंथमाइट थ्योरी है कि जो आपको मिला है, यूटिलिटेरियनिज्म है कि जितने राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं आप उसकी बात कर सकते हैं, या उन राइट्स की बात कर सकते हैं जो किसी भी केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जैसे स्पीडी ट्रायल आपका फंडामेंटल राइट है, प्योर इन्वायरमेंट आपका राइट है, वो राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट, ये सब लीगल राइट्स हैं जो कि आपको अवेलेबल हैं, तो आप उसी पर क्लेम कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका में नहीं है।
ऐसे भी एक बार और आपके कार्यक्रम में बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इंडिया में प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है कि हम जो कानून बना देते हैं, कोर्ट जो है सिर्फ उसी कानून के आधार पर देखेगी कि क्या आपके साथ जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक बात आप कहते हैं, जैसे हम ये मानते हैं कि किसी भी कानून में या किसी भी एक्टिविटी में अगर हम पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं तो ये गलत है। जैसे ये पीएमएलए कानून के अंदर वो अरेस्ट हुए हैं, ये पीएमएलए कानून का ओरिजिन ही कहां से है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से है। वो क्या था? वो भी तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना, उसके अंदर भी एक म्यूचुअल इवेल्युएशन रिव्यू होता है, वो डिसाइड करता है कि आपने क्या वो सारे मेजर्स लिए कि नहीं। तो क्या वो इंटरफेरेंस नहीं था? जब कानून बनाने में इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है और पीएमएलए का कानून पूरे इंटरनेशनल इंटरफेरेंस ही बना है, उसी के कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बना है, तो अब उस कानून के अंदर अगर कोई आदमी गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके बारे में अगर कोई इंटरनेशनल प्रतिक्रिया आ जाती है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हमें साफ साफ कहना चाहिए कि ठीक है, उनको फेयर ट्रायल मिलना है, मिलेगा, दिक्कत क्या है इसमें, क्यों परेशानी है इसमें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।